हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चन जो यूजीसी नेट जनवरी 2025 में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना दी गई है और लिस्ट 2 में उसका ईयर दिया गया है। पहला है पीएम जनधन योजना, दूसरा है पीएम मुद्रा, तीसरा है स्टैंड अप इंडिया और चौथा है वय वंदना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है पीएम जनधन योजना, दैट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये एक ऐसी योजना है जो फाइनेंशियल सर्विसेज को, जैसे कि बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट, क्रेडिट फैसिलिटीज, इंश्योरेंस और पेंशन फैसिलिटीज, जो वीकर सेक्शंस या लो इनकम ग्रुप हैं, उन तक पहुंचाने के लिए इस योजना को लाया गया है। ये योजना पीएम जनधन योजना ये आई थी ऑन 28 अगस्त। दिस केम ऑन 28 अगस्त 2014। तो पीएम जनधन योजना किससे रिलेटेड है? 2014 से। तो यहां पर देखिए सेकंड में आपका क्या होगा, ए का सेकंड है। दूसरा है पीएम मुद्रा, ये आया था ऑन 8 अप्रैल 2015। पीएम मुद्रा स्टार्टेड ऑन 8 अप्रैल 2015। यहाँ पर जो वर्ड है मुद्रा, पीएम मुद्रा में जो मुद्रा है, इसका मतलब होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफिनांस एजेंसी लिमिटेड। सो पीएम मुद्रा फोकसेस ऑन डेवलपमेंट एंड रीफिनांसिंग ऑफ माइक्रो यूनिट्स एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम आई थी 5 अप्रैल 2016। इट केम ऑन 5 अप्रैल 2016। सो स्टैंड अप इंडिया क्या है? ये एक ऐसी स्कीम है जो प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC ST एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। दे प्रोवाइड बैंकिंग लोन्स बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ रुपीज फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज को स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जो कि है 10 लाख टू 1 करोड़। पीएम मुद्रा का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा 2015, और स्टैंड अप इंडिया का हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, दैट इज 2016। लास्ट है वय वंदना योजना, इसको हम कहते हैं PMVVY, दैट इज प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये एक पेंशन स्कीम है फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो स्कीम है PMVVY, ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स की पेंशन स्कीम है और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है थ्रू LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये लॉन्च हुई थी मई 2017 में। तो 2017 यहाँ पर क्या हो जाएगा? D। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, A का सेकंड है, B का आपका फोर्थ है, C का हमारा फर्स्ट है और D का आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। A का सेकेंड, B का फोर्थ, C का फर्स्ट और D का थर्ड। तो यहाँ पर देखिए आप, पहला वाला यहाँ पर सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंटल रोल ऑफ RBI? ऑप्शंस हैं, formulates, implements and monitors the monetary policy। दूसरा है prescribes broad parameters of banking operations। थर्ड है issues, exchanges and destroys currency notes। और फोर्थ है performs a wide range of promotional functions to support national objective। देखिए सबसे पहले RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, स्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द RBI एक्ट 1934। यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है रोल्स ऑफ RBI। तो जो मेजर रोल्स हैं RBI के, वो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है मॉनेटरी, दूसरा है रेगुलेटरी और तीसरा है आपका डेवलपमेंटल। तो 3 मेजर रोल्स होते हैं। सबसे पहला क्या है? मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब है कंट्रोल्स मनी सप्लाई।
मॉनेटरी रोल में क्या आएगा? कंट्रोल्स मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इकोनॉमी में, ये सभी मॉनेटरी रोल के अंतर्गत आता है। मॉनेटरी रोल के अंतर्गत ही क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी दो तरीके की होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जैसे कि रेपो रेट और क्वालिटेटिव जैसे कि मॉरल सुएशन। दूसरा क्या है आपका? रेगुलेटरी रोल है। नाम से ही सजेस्ट होता है, इट रेगुलेट्स। रेगुलेटरी रोल इज रिलेटेड टू रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस द बैंक। regulates and supervises the banks and NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। इनका रेगुलेशन करती है और सुपरवाइज करती है आरबीआई अंडर रेगुलेटरी फंक्शंस। थर्ड है डेवलपमेंटल फंक्शंस। इट कंसिस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रायोरिटी सेक्टर्स को सपोर्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट करना फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये तीन मेजर रोल्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब अगर हम पॉइंट वाइज देखें क्वेश्चन में, तो पहला देखिए क्या दिया है? फॉर्मुलेट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये किस तरीके की रोल की बात हो रही है? यहाँ पे मॉनेटरी रोल की बात हो रही है। अंडर मॉनेटरी रोल आरबीआई फॉर्मुलेट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स द मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा है आपका प्रिस्क्राइब्स ब्रॉड पैरामीटर्स फॉर बैंकिंग ऑपरेशंस, यानी जो बैंक्स हैं इंडिया में वो किस तरीके से अपने काम को परफॉर्म करेंगे, इसके लिए पैरामीटर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, बेसिस बनाना। ये कौन सा रोल हो गया इसका? आपका रेगुलेटरी रोल। इट इज अ रेगुलेटरी रोल वेयर इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस द बैंक्स इन द कंट्री। थर्ड है इश्यूज, एक्सचेंजेस एंड डिस्ट्रॉयज करेंसी नोट्स। जो करेंसी नोट्स हैं उनको इशू करना, एक्सचेंज करना और डिस्ट्रॉय करना, ये भी आरबीआई का काम है। तो ये कैसा फंक्शन या कैसा रोल है? तो ये है इशूअर रोल। लास्ट है परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? आपका डेवलपमेंटल फंक्शन है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, नेशन के लिए, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस, कई तरीके के प्रमोशनल फंक्शंस को परफॉर्म करती है आरबीआई। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं जो आपके आरबीआई के डेवलपमेंटल रोल्स से रिलेटेड है, जैसे कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसको प्रमोट करने के लिए पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं। इसके अलावा जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं इनको लेंडिंग करना, लेंडिंग द प्रायोरिटी सेक्टर्स, डिजिटल पेमेंट्स को एंकरेज करना, नाबार्ड, सिडबी, इस तरीके की इंस्टीट्यूशन सेटअप करना, जो एमएसएमईज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सभी डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं जो आरबीआई परफॉर्म करता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर डेवलपमेंटल फंक्शन से रिलेटेड है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following conditions is not true as per IRDA Act 1999 for entry of private players into the insurance market? Options हैं, the company's sole purpose is to carry on life insurance business or general insurance business or reinsurance business. Second, the minimum paid up equity capital for life insurance or general insurance business is 100 crore. Next है, the minimum paid up capital for carrying reinsurance business is rupees 300 crore. और fourth option है, insurance companies are required to invest not less than 15% of their funds in infrastructure and social sectors. हमें बताना है कि प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के लिए आईआरडीए एक्ट 1999 में जो कंडीशंस दी गई हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन सही उसके हिसाब से नहीं है। सबसे पहले जानते हैं आईआरडीए क्या है। तो आईआरडीए है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज आईआरडीएआई। तो आईआरडीएआई क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है जो इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया में, या इंडिया का जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करना,
उसको डेवलप करना, रेगुलेट, डेवलप एंड सुपरवाइज इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। ये IRDAI का काम होता है। IRDAI एक्ट है 1999 और इसने अपना वर्क परफॉर्म किया था, शुरू किया था फुल्ली इन अप्रैल 2000। इसका जो हेड क्वार्टर है ये है आपका हैदराबाद में। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके वो हैं जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फाइनेंशियल साउंडनेस इंश्योर करना जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कंपटीशन को प्रमोट करना और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो मार्केट में इसको इंश्योर करना। और भी अलग अलग काम हैं जो ये परफॉर्म करती है, जैसे कि लाइसेंस प्रोवाइड करती है, रेगुलेट करती है, प्रोटेक्ट करती है पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम सेटलमेंट्स के थ्रू या ग्रीवांस को एड्रेस करके। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की मॉनिटरिंग करती है कि जो इंश्योरेंस फंड्स हैं वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, सेफली इन्वेस्ट हो रहे हैं या नहीं, और कितना रिटर्न उनसे मिलेगा। और सुपरवाइज करती है जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको। जो इंश्योरेंस ये रेगुलेट करती है 3 तरीके के होते हैं। एक है आपका लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है आपका जनरल इंश्योरेंस और तीसरा होता है आपका री इंश्योरेंस। अब बात आती है कि प्राइवेट प्लेयर्स को इंश्योरेंस मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए या लाने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहले देखिए, इंश्योरेंस जो था, इंश्योरेंस सेक्टर जो था, इट वाज लिमिटेड टू द पब्लिक सेक्टर। LIC, GIC यही मेजर प्लेयर्स हुआ करते थे। बट जो ये मोनोपोली है पब्लिक सेक्टर की उसको कम करते हुए या उसको हटाते हुए प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, इंक्लूड किया गया इन द इंश्योरेंस मार्केट। जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है बाय IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI है वो देखिए, सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो था 26% पर इसकी कैपिंग थी, फिर इसको बढ़ा करके 49% किया गया, बाद में इसको 74% किया गया इन द ईयर 2021 एंड एट प्रेजेंट in the budget of 2025 and 26 it was said that it will be increased to 100%. That means there can be 100% FDI in the insurance sector. अब जो प्राइवेट प्लेयर हैं इनको एंटर होना है तो इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, व्हाट विल बी देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है तो इसके लिए ₹100 करोड़, और अगर री इंश्योरेंस है तो उसमें हमें कितने चाहिए, उसमें कितना होना चाहिए मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल, तो ये होगी आपकी ₹200 करोड़। मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस के केस में 100 करोड़ रुपए है और री इंश्योरेंस के केस में 200 करोड़ रुपए है। इसके अलावा जो IRDAI है वो लाइसेंसिंग, प्रोडक्ट अप्रूवल, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करती रहती है और कंपटीशन को प्रमोट करती है ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ सके, कस्टमर को अच्छी सर्विस मिल सके, नई नई चीज़ें आए, इनोवेशन हो और एक बेटर डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ सके। इसी का रीज़न है कि आज के टाइम में हमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल ये सभी देखने को मिलते हैं। तो चलिए ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कि प्राइवेट प्लेयर से रिलेटेड कौन सा इसमें से गलत कंडीशन है। पहला देखिए दिया है, द कंपनी सोल पर्पस इज टू कैरी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस या फिर री इंश्योरेंस बिजनेस। तो ये हमने अभी देखा कि IRDAI के हिसाब से कौन कौन से इंश्योरेंस बिजनेस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होगा, जनरल इंश्योरेंस होगा, री इंश्योरेंस होगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इज ₹100 करोड़। ये अभी हमने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितनी होनी चाहिए, ₹100 करोड़, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है देखिए, द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर कैरिंग री इंश्योरेंस बिजनेस इज ₹300 करोड़, तो ये गलत है। यहां हमने अभी देखा कि री इंश्योरेंस के लिए कितना है, ₹200 करोड़ ना कि 300 करोड़, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिख रहा है हमें। चौथा भी देख लेते हैं,
इंश्योरेंस कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट नॉट लेस देन 15% ऑफ देयर फंड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर्स। ये भी बिल्कुल सही है IRDAI के इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। तो यहां पर देखिए तीसरा जो ऑप्शन था वो गलत था। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल फॉर कैरिंग री इंश्योरेंस बिजनेस होगा ₹200 करोड़, बट यहाँ ₹300 करोड़ दिया था। तो यहां पर देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दैट इज CAR फॉर इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स सेट अप बाय RBI इज। ऑप्शंस हैं 9%, 10%, 11% या फिर 12%। तो देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दैट इज CAR ये एक तरीके का फाइनेंशियल मेट्रिक होता है। ये एक तरीके का फाइनेंशियल मेट्रिक है जो कि मेजर करता है बैंक की एबिलिटी लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। बैंक लॉसेस को कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और वो अपने पास इतनी डिपॉजिट रखें कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे फेस किया जा सके या उससे बाहर निकला जा सके। ये इंश्योर करता है कि बैंक्स रिस्क के समय सेफ रह सके, टफ टाइम्स में भी खुद को सेफ रख सके। जो CAR है ये मेजर करता है कि बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है। व्हाट इज इट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, व्हाट इज द बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जितना ज्यादा हायर द CAR, जितना आपका CAR ज्यादा होगा उतना ही चांसेस होगा कि जो बैंक है वो बैंकरप्ट होगा या इंसॉल्वेंट होगा। लेस चांसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी। CAR को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो है आपका टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं RWA। ये इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए। अब फॉर्मूले में देखिए टियर 1 कैपिटल क्या होती है, तो टियर 1 कैपिटल क्या होती है, ये कोर कैपिटल होती है जो कि लॉसेस को एब्जॉर्ब करती है। इट एब्जॉर्ब्स लॉसेस व्हाइल द बैंक इज ऑपरेटिंग। इस केस में क्या हो रहा है, बैंक ऑपरेट कर रहा है, उस समय जो बैंक के लॉसेस हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वो कौन सी कैपिटल होगी, वो टियर 1 कैपिटल है। टियर 2 कैपिटल जो लॉसेस एब्जॉर्ब करती है वो होते हैं ड्यूरिंग लिक्विडेशन। वो होते हैं ड्यूरिंग लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के टाइम जो लॉसेस हैं उसको जो एब्जॉर्ब किया जाता है दैट इज थ्रू टियर 2 कैपिटल, जिसको हम सप्लीमेंट्री कैपिटल भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री कैपिटल जैसे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, और आपकी जो ऑपरेटिंग के समय की कैपिटल है टियर 1 कैपिटल, इसमें आपका इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर थर्ड है आपका रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब है कि एडजस्टेड एसेट्स, बैंक की जो एसेट्स हैं उनको एडजस्ट किया जाता है फॉर बियरिंग द क्रेडिट, ऑपरेशनल एंड मार्केट रिस्क। अगर हम CAR की बात करें तो इंडिया में पब्लिक सेक्टर्स के लिए 12% है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, और इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए 9% है। CAR की जरूरत क्यों है, तो बेसल 3 नॉर्म में इसकी इंपॉर्टेंस है, रिक्वायर्ड अंडर बेसल 3 नॉर्म्स। इसके अलावा ये बैंक को कोलैप्स करने से बचाती है। बैंक पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसा ना हो, उसको प्रिवेंट करती है। इसके अलावा जो डिपॉजिटर्स है जिनका पैसा लगा हुआ है बैंक में उसको प्रोटेक्ट करती है, उस पैसे को प्रोटेक्ट करता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। फिर थर्ड है बैंकिंग क्राइसिस को अवॉइड करने में और बैंकिंग वर्क जो है, ऑपरेशन है, वो स्मूथली चले, ये इंश्योर करता है CAR। CAR क्या है, इतनी डिपॉजिट्स रखना कि लॉसेस को हम एब्जॉर्ब कर सकें और साथ ही साथ जो वर्किंग है उसको हम स्मूथली कर सकें।
तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 12% इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए जो CAR है जो RBI ने सेट किया है वो है 12%। तो 4th ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI regulates and supervises the securities through ऑप्शंस हैं रेगुलेशंस, रूल्स, गाइडलाइंस, स्कीम एंड ऑर्डर्स। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए SEBI दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। ये स्टैब्लिश हुआ था ऑन 12 अप्रैल 1988। 1988 में एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इसको स्टैब्लिश किया गया था। एक्ट बना 1992 में 1992, जिससे इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया ऑन जनवरी 30 1992। चेयरमैन है इसके तुहिन कांत पांडे। यहां पर जो पूछा गया है कि SEBI सिक्योरिटीज को रेगुलेट और सुपरवाइज करती है, वो किन किन चीजों के थ्रू करती है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है आपको, रेगुलेशंस। पहली बात, जो रेगुलेशंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, दे आर लीगली बाइंडिंग। SEBI के पास ये पावर होती है जो एक्ट से उसको मिली है कि वो रेगुलेशंस बनाती है विच आर लीगली बाइंडिंग। These regulations govern market intermediaries, infrastructure institutions, listed companies. जो ये पावर मिलती है SEBI को, ये मिलती है थ्रू सेक्शन 30 ऑफ SEBI एक्ट 1992 के रेगुलेशंस बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल SEBI म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996, ये रेगुलेशन है जो SEBI ने बनाया है। दूसरा क्या है आपका, रूल्स। यहां पे देखिए रूल्स क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है SEBI के साथ मिल करके, लेकिन डायरेक्टली SEBI के थ्रू रूल्स को फ्रेम नहीं किया जाता है। रूल्स आर फ्रेम्ड बाय वेरियस एक्ट, लेकिन रूल्स के रूल्स का इन्फोर्समेंट कौन कराता है, SEBI कराता है। रूल्स बनाता सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन उसको इन्फोर्स करने का काम किसका है, SEBI का होता है। सेक्शन 29 ऑफ SEBI एक्ट ये पावर देता है फॉर मेकिंग द रूल्स। थर्ड है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस देखिए नॉट बाइंडिंग होते हैं, गाइडलाइंस आर नॉट बाइंडिंग। गाइडलाइंस को इसलिए बनाया जाता है कि ये एक तरीके की एडवाइजरी डॉक्यूमेंट्स होती हैं। ये क्या होता है, एडवाइजरी होता है कि किस तरीके से रेगुलेशंस को इंटरप्रेट किया जाए, क्या क्लैरिटी है प्रोसीजर्स की, ये बताने के लिए गाइडलाइंस इशू की जाती हैं, एडवाइजरी इशू की जाती है। नेक्स्ट है स्कीम। एज द नेम सजेस्ट, SEBI कई सारी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करती है ताकि वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, केसेस को सेटल करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं जो SEBI टाइम टू टाइम लेकर के आती है। और लास्ट है आपका ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट आर ऑर्डर्स, तो ये होते हैं आपके क्वाजी जुडिशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। क्वाजी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होती हैं जो SEBI पास करती है इंडिविजुअल केसेस में, क्योंकि SEBI क्या करती है, एज अ रेगुलेटर भी एक्ट करती है, एज अ इन्वेस्टिगेटर भी एक्ट करती है, एंड एज एडजुडिकेटर। कई सारे रोल्स हैं जो SEBI परफॉर्म करता है। क्वाजी जुडिशियल का मतलब होता है हैविंग सम पावर्स और प्रोसीजर्स ऑफ अ कोर्ट। कुछ पावर या प्रोसीजर होना कोर्ट के जैसा, लेकिन ये फुल फ्लेजेड कोर्ट नहीं होता है। कुछ अथॉरिटीज होती हैं जो कोर्ट नहीं होती, लेकिन वो हियरिंग करना, केस पे इवेल्युएट करना, एविडेंस चेक करना, ऑर्डर्स को पास करना, पेनाल्टीज इंपोज करना, ये सब करती हैं अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, अंडर देयर वर्किंग पावर। और जो डिसीजन ये लिए जाते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, दे आर बाइंडिंग, बट दे कैन बी अपील्ड इन ट्रिब्यूनल और अ कोर्ट। तो ऑर्डर्स भी पास करती है SEBI,
जैसे फाइनल ऑर्डर हो गया, शो कॉज नोटिस हो गया, कंसेंट ऑर्डर हो गया, ये सभी पास करती है। ये जो पावर है ऑर्डर्स को पास करने की, वो मिली है सेक्शन 11 एंड सेक्शन 11B से ऑफ सेबी एक्ट। जैसे कि सेबी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर्स पास कर सकती है। तो यहाँ देखिए, सिक्योरिटीज को रेगुलेट और सुपरवाइज करने के लिए सेबी रेगुलेशंस भी निकालती है, रूल्स भी निकालती है, गाइडलाइंस भी, स्कीम्स भी और ऑर्डर्स भी। तो सभी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, ABCDE, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are the features of treasury bills, that is T-bills? ऑप्शंस है नेगोशिएबल सिक्योरिटीज, दूसरा है इशूड एट पार एंड आर रीपेड एट प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी, थर्ड है हाई लिक्विडिटी ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट टेन्योर, फोर्थ है अश्योर्ड यील्ड और लास्ट है हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। These are short-term debt instruments which are issued. These are issued by Government of India through RBI. ये जो टी बिल्स होते हैं ये रिस्क फ्री होते हैं, दे आर हाईली लिक्विड इन नेचर एंड दे आर ऑल्सो जीरो कूपन। दीज आर जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि टी बिल्स की जो फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से फीचर होंगे, तो सबसे पहले देखिए नेगोशिएबल सिक्योरिटीज। नेगोशिएबल सिक्योरिटीज बिल्कुल सही है। टी बिल्स क्या होते हैं, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। टी बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट मीन्स दे कैन बी फ्रीली बॉट एंड सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। मैच्योरिटी के पहले इन्वेस्टर्स इनको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया है, इशूड एट पार एंड आर रीपेड एट प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी। तो देखिए जो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन दिया है ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, टी बिल्स पार पे इशू नहीं किए जाते, ना ही प्रीमियम पर रीपे होते हैं। असल में जो इशू होता है टी बिल्स का वो होता है डिस्काउंट पे। टी बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंट while they are repaid at par. डिस्काउंट पर इनको इशू किया जाता है और रीपेड या रिडीम किया जाता है पार पे। तो ये टी बिल है, मान लीजिए 100 रुपए की थी, इसको इशू किया गया मान लीजिए 98 रुपए पे, तो जब मैच्योरिटी होगा तो वैल्यू कितना दिया जाएगा, 100 रुपए। जो मैच्योरिटी पर वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 100 रुपए। तो यहां पर कितना डिस्काउंट हो गया आपका, 2 रुपए का। यही जो डिस्काउंट मिल रहा है यही इन्वेस्टर का रिटर्न है। देयर इज नो इंटरेस्ट सेपरेटली, यही जो डिस्काउंट मिल रहा है दैट इज रिटर्न। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन यहां सही नहीं है। थर्ड देख लेते हैं, हाई लिक्विडिटी ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट टेन्योर। हाँ, तो ये हाईली लिक्विड होते हैं। टी बिल्स 91 डेज के हो सकते हैं, 182 डेज के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और इनकी गवर्नमेंट बैकिंग होती है, तो ये हाईली लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट है अश्योर्ड यील्ड। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो अश्योरेंस है वो आपको परचेज के समय ही मिल जाती है, क्योंकि मैच्योरिटी पे आपको कितना पैसा मिलने वाला है वो वैल्यू फिक्स होती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जीरो कूपन होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। परचेज प्राइस और फेस वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वही रिटर्न में आता है, वही रिटर्न होता है। तो कोई भी डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता। और थर्ड है हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ये गलत है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई नहीं होता टी बिल्स का, बल्कि बहुत कम होता है, लो होता है। ये कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। तो यहां पर देखिए फीचर्स में पहला फीचर सही है ए, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सी सही है, हाई लिक्विडिटी। डी सही है, अश्योर्ड यील्ड। तो ए सी डी यही तीनों ऑप्शन यहाँ पे फीचर्स में इसके सही हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ए सी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सेबी रेगुलेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इनैक्टमेंट।
ऑप्शंस हैं ICDR रेगुलेशन, इंटरमीडियरीज रेगुलेशन, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड कंपनीज रेगुलेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस। तो देख लेते हैं ICDR, it stands for Issue of Capital and Disclosure Requirement Regulation. This was enacted in the year 2009. It was enacted in the year 2009 और जो इसमें मेजर अपडेट आया था, मेजर अपडेट ये आया है आपका इन द ईयर 2018। नेक्स्ट है इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस, ये इनैक्ट हुआ था इन द ईयर 2008। इट वाज इनैक्टेड इन द ईयर 2008। लेटेस्ट अमेंडमेंट इसकी जो है 2023-24 की है। ये एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है फॉर मार्केट इंटरमीडियरीज सच एज स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक्सेट्रा। थर्ड है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस। दिस वाज enacted in the year 2014। इसके अलावा अमेंडमेंट्स इसमें टाइम टू टाइम होते रहे हैं 2016, 19 और 23 में। ये फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एसेट्स। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको एक्सेस मिल सके टू इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट्स। नेक्स्ट है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड कंपनीज रेगुलेशंस। ये आपका आया है in the year 1998. This came in the year 1998 and it was latest amended in the year 2023. ये रेगुलेट करता है प्रोसेस को बाय विच लिस्टेड कंपनीज कैन बाय बैक देयर ओन शेयर्स फ्रॉम द मार्केट और द शेयर होल्डर्स। अपने खुद के शेयर्स को बाय बैक करने के लिए क्या रेगुलेशंस होंगी या क्या प्रोसेस होगा, ये रेगुलेट करता है थ्रू बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड कंपनीज रेगुलेशंस। लास्ट है लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस। ये आपका आया है इन द ईयर 2015। इसको शॉर्ट में कहते हैं हम LODR। इट इज LODR, enacted in 2015 and later on major amendments were made in 2018, 21 and 23। ये क्या करता है, जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उनके लिए डिस्क्लोजर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसके थ्रू बनाई जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आया, बायबैक आया। कौन सी ईयर में आया है ये, 1998 में। यानी बायबैक कौन से ऑप्शन पे दिया है, सबसे पहले आया डी। दूसरे नंबर पे आपका आया इंटरमीडियरीज। ये कब आया है आपका, 2008 में। तो इंटरमीडियरीज रेगुलेशन क्या है, ऑप्शन बी पर है। तीसरे नंबर पे है आपका ICDR। ये आया है आपका 2009 में, यानी ऑप्शन ए। फिर है आपका रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन। ये आया इन द ईयर 2014, यानी ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट है आपका LODR जो कि आया है इन द ईयर लेटेस्ट 2015। इट वॉज enacted in 2015, दैट इज ऑप्शन ई। तो सीक्वेंस क्या बनती है आपकी, D, B, A, C फिर E, D, B, A, C, E। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ऑप्शंस हैं सेबी, RBI, SBI, सिडबी और नबार्ड। पहले ईयर देखते हैं। तो सेबी ये बनाया गया था ऑन 12 अप्रैल 1988। It was established on 12th April 1988. Later on it was established as statutory body on 30th January 1992। दूसरा है RBI। It was established on 1st April 1935। 1st April 1935। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना ऑन 1st जुलाई 19
1955। नेक्स्ट है सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बनाया गया ऑन 2 अप्रैल 1990, दैट इज 1990। और नेक्स्ट है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बना ऑन 12 जुलाई 1982। तो सबसे पहले देखिए क्या आया, आरबीआई यानी ऑप्शन बी। फिर क्या आया आपका, एसबीआई 1955 यानी ऑप्शन सी। इसके बाद आपका आता है 82, दैट इज नबार्ड। नेक्स्ट है आपका नबार्ड, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई। फिर आएगा आपका सेबी, ये आपका 1988 में आया था, तो ये ऑप्शन ए। तब लास्ट में आपका आएगा सिडबी, दैट इज ऑप्शन डी। तो सीक्वेंस होने चाहिए बी सी ई ए डी। अब यहां अगर आप ऑप्शंस में चेक करेंगे तो आपको बी सी ई ए डी ये ऑप्शन यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। एनटीए ने आंसर दिया आंसर नंबर सेकंड, जिसके हिसाब से इन्होंने आरबीआई, एसबीआई, नबार्ड के बाद सिडबी लगाया है, उसके बाद तब लगाया है सेबी को। अब देखिए सेबी की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सही तरीके से हुई है 1988 में। बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया इन द ईयर 1992। तो यहां पर बात क्या हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट की हो रही है। तो एस्टैब्लिश ये हुआ था इन द ईयर 1988। लेटर ऑन इट वाज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस इन द ईयर 1992। तो सही तरह से सीक्वेंस ये बननी चाहिए, जिसमें सबसे पहले 1935 आएगा, फिर 55, फिर 1982, तब आएगा 1988, उसके बाद आएगा 1990। तो यहां पर उस तरीके ये ऑप्शन मेंशन नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट से भी हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। ये देखिए आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में बाय आरबीआई एक्ट 1934। इसी तरीके से आप देखिए ये एसबीआई की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से एसबीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट है आपका नबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट है देखिए सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये है आपका एस्टैब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1988 को। देखिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन 12 अप्रैल 1988 थ्रू रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. The SEBI was established as a statutory body in the year 1992 by the provisions of SEBI Act and it came into force on 30 January 1992. Next है SIDBI, Small Industrial Development Bank of India. ये establish हुआ था 2 अप्रैल 1990 में। तो ये सारी डिटेल्स थी एज पर दी ऑफिशियल वेबसाइट्स। अगर आप हमारे लेक्चर्स के फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चंस को। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।